जीत कर भी हारे सूरमा, घायल हुए शूरवीर। जी हाँ, जीत कर भी हारे सूरमा, घायल हुए शूरवीर, भरोसे की इमारत में जा घुसा जाति का तीर। बात को समझो में आप सभी का स्वागत है। एक बात ऐसी है जिसको समझना बहुत जरूर है और जिसको लेकर फिजाओं में चर्चा भी बहुत तेज है। यहाँ 2024 के आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। परिणामों ने सबको चौंका दिया है। चौंकाया इतनी बुरी तरह है कि एग्जिट पोल और एग्जिट पोल के बीच के अंतर को समझने के लिए लोग अभी भी सिर खुजा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि ये हुआ क्या है, बात समझ में आ नहीं रही है। कोशिश करते हैं कि इस बात को अपने तरीके से कैसे समझें और समझाएं। बात यह है कि आत्मविश्वास की जब अति हो जाती है और रणनीति की गति अपनी पटरी छोड़ देती है और बुरे समय की मति अपना जब असर दिखाती है, जिसको हम विनाशकाले विपरीत बुद्धि भी बोलते हैं, तो इसका मिला जुला असर कुछ ऐसा कर बैठता है कि लोग चौंक जाते हैं। अब जब धुंध छट गई है, तस्वीर साफ हो चुकी है, लंबे तपा देने वाले और थका देने वाले चुनाव खत्म हो गए हैं, परिणाम आ गए हैं, सारे किंतु और परंतु मिट गए हैं, प्रश्न चिन्ह हट गए हैं, तो 2024 के आम चुनावों के जो परिणाम हैं उन पर मंथन आवश्यक है। दरअसल ये परिणाम कई मायनों में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रहे हैं। ये देश की दशा और दिशा को तय करने वाले चुनाव थे। भारत के लोकतंत्र और उसकी चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन में अकादमिक दिलचस्पी रखने वालों के लिए भी ये चुनाव एक महत्वपूर्ण अध्याय, एक केस स्टडी साबित होंगे। ये इसलिए कि ये चुनाव उस जगह पर चले गए हैं जहां से भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अध्ययन शुरू होता है। भारत के चुनाव दरअसल बाहर से जितने सीधे, स्पष्ट और आसान नजर आते हैं, अंदर से वो उतने ही पेचीदा, उलझन भरे और बहुत हद तक भरमाने वाले हैं। पिछले चुनावों के हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जनता ने चौंका दिया। इंदिरा गांधी, मधु दंडवते, अटल बिहारी वाजपेयी, ये बड़े नाम, बड़े काम करने वाले लोग चुनाव हार जाते हैं और वहीं शहाबुद्दीन, फूलन देवी और मुख्तार अंसारी चुनाव जीत जाते हैं, और वो भी कई बार जेल से। दरअसल भारत के चुनावों में कब जाति हावी हो जाएगी, कब धर्म और कब सर्जिकल स्ट्राइक हावी हो जाएगी, ये बिल्कुल तय रूप में नहीं कहा जा सकता कि केवल इसी के परिणाम से लोग वोट देने निकलेंगे। इसीलिए किसी एक बड़े मुद्दे के उफान से बनी लहर कब केवल कोरे झाग में तब्दील हो जाए और कब मंच से दिया गया पानी के बुलबुले जैसा एक छोटा सा नारा भी बड़े तूफान में बदल जाए, कोई भरोसा नहीं। याद कीजिए मौत का सौदागर, याद कीजिए चौकीदार चोर है, याद कीजिए चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। छोटे नारे, भव्य स्वरूप, चुनाव की दिशा और दशा बदलने वाले नारे। उसके पहले चुनावी मुद्दे कुछ और थे जो गौण हो गए, लेकिन वहीं पर कोई पुलवामा, कोई सर्जिकल स्ट्राइक और कोई ऐसा भावनात्मक मुद्दा जो अचानक सारे दूसरे मुद्दों को पीछे छोड़ देता है, लेकिन इसका कोई तय फार्मूला, तय स्ट्रैटेजी, तय इक्वेशन नहीं है। इसीलिए तो धारा 370, राम मंदिर और ब्रांड मोदी की प्रचंड लहर पर सवार होकर भी भाजपा को पूरे चुनाव में कभी भी इस बात की आश्वस्ति नहीं थी कि भारी बहुमत के लिए बस इतना ही काफी है। अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से आखिर तक केवल राम मंदिर और धारा 370 और विकास कार्यों की ही रट लगाती, ब्रांड मोदी को ही सबसे आगे रखती और फिर न जात और क्षेत्र के आधार पर थोक में भारत रत्न बांटे जाते और न म, जिससे मोदी की महिमा और बहुत सारे अन्य म जुड़े हुए हैं, उस महिमा का उजाला मंगलसूत्र, मुसलमान और मुजरे की अंधेरी गलियों से गुजरता। जी हाँ, हमने 7 चरणों के इन 7 जो पड़ाव थे, उन चक्रव्यूहों को पार करते हुए उन्हें भेदने के लिए जो अलग अलग मुद्दे उठाए गए, उनको ध्यान से सुना, देखा और समझा है। और वो सब इसलिए थे कि कोई भी एक कारक भारत के चुनावों को प्रभावित नहीं करता। कई सारे कारकों में से कोई अन्य कारकों का पूरा मिला जुला निचोड़ जो होता है, वो चुनावों को अचानक प्रभावित करने लगता है। इसलिए कोई आश्वस्त नहीं रह पाता कि हाँ, हमने ये कह दिया और इसका असर हो जाएगा। इस सब के बीच से गुजरते हुए आखिरी पड़ाव पर जरूर संगमों के संगम और उत्तिष्ठत जागृत की तपोस्थली, तपोभूमि भारत के दक्षिणी कोने से जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया, तो उस ग्रहण को छुपाने की कोशिश की गई जो नए भारत की संभावनाओं के सूरज की रोशनी को
कुछ धूमिल कर रहा था, पर ग्रहण तो दरअसल लग चुका था और उसका प्रभाव परिणामों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इंडिया दैट इज भारत को भारत दैट इज इंडिया करने के प्रयत्न कुछ अल्प विराम में चले गए हैं। भारत की अवधारणा पर फिलहाल इंडिया यानी I.N.D.I.A. का ब्रेक लग गया है। जी हां, इस बहस पर हमने लंबी चर्चा की है। इस पर एक बात को समझो भी है कि भारत और इंडिया दरअसल क्या अवधारणाएं हैं और उनको लेकर संविधान सभा में किस तरीके से बहस हुई थी। इसी को लेकर एनडीए में जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार थी, जिसका कार्यकाल अब पूरा हो चुका है, उस सरकार में प्रेसिडेंट ऑफ भारत जब किया गया था, उस पर बहुत लंबी चर्चा छिड़ी थी। एक महत्वपूर्ण बात जो बात को समझो में हम समझना और समझाना चाहेंगे वो ये कि भारत का अधिसंख्य मानस शुरू से ही नायक और मसीहा की तलाश में भटकता रहता है। हम एक नायकवादी, व्यक्तित्ववादी, व्यक्ति पूजावादी समाज है और ये कड़वी सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। गलती किसकी है? गलती नहीं है, फिनोमेना है। अज्ञान, गरीबी, शोषण, अत्याचार, नासमझी और संपूर्ण स्वार्थ के बियाबान में भटकता ये एक बड़ा वर्ग इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग इससे अछूते भी हैं और इसीलिए वो इसको जनरलाइज करने पर आपत्ति लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वर्ग है, लेकिन वो वर्ग बड़ा है, प्रभावी है, निर्णयों को, घटनाओं को प्रभावित करने वाला है और ये वर्ग हमेशा से ही एक ऐसी खूंटी की तलाश में रहता है जिस पर वो अपनी सारी चिंताएं, तमाम समस्याएं टांग कर निश्चिंत हो सके, बहुत हद तक बेपरवाह हो सके। इतना अधिक बेपरवाह कि उसी मसीहा को अपने हाल पर छोड़कर वोट देने की बजाय लंबे सप्ताहांत यानी लॉन्ग वीकेंड पर निकल पड़ता है, जिस मसीहा की खूंटी पर उसने अपनी समस्याओं को टांगा था। आप बात को समझ गए होंगे। जी हां, इसी मानस की नब्ज को पकड़कर दरअसल 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का उदय हुआ था। इसी मानस को आश्वस्त करके 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। भारत के चुनावों की अवधारणा ही बदल गई थी। अचानक से हमारी चुनावी व्यवस्था अध्यक्षीय प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में तब्दील हो गई थी, जैसा यूरोप और अमेरिका में होता है कई देशों में कि वहां पर सीधे व्यक्ति को चुना जाता है। हमारे यहाँ व्यक्ति को चुनने की परंपरा नहीं है। हम दल को, राजनीतिक विचारधारा को चुनते हैं, उसको बहुमत देते हैं और वो अपना नेता चुनता है और वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन 19 के चुनावों ने स्थापित किया कि लोग व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, उम्मीदवार चाहे कोई भी हो। 2019 के उसी जबरदस्त समर्थन की लहर पर सवार होकर नए ब्रांड मोदी का उदय हुआ। विदेशों में धूम मची, धारा 370 हटी, अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई। 2023 के विधानसभा चुनावों ने इसी ब्रांड मोदी को और विराट, और भव्य, और विशाल बना दिया। नोटबंदी अच्छी नीयत से लिया गया एक गलत निर्णय था, पर जनता ने उसे माफ कर दिया। इस देश की जनता का यह भी मिजाज है कि नीयत ठीक लगे तो गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, पर दरअसल सारे गुनाह माफ नहीं किए जाते हैं। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा माफ नहीं होती है। गलत उम्मीदवारों का चयन माफ नहीं होता है, नहीं हुआ। मुद्दों से भटकाव माफ नहीं किया जाता है, नहीं किया गया। जीत के जुनून में वास्तविकता से मुंह मोड़ लिया जाना माफ नहीं किया जाता है, नहीं किया गया। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात, और इस पर लंबी बहस अलग से हो सकती है, इस बात को समझो में इसको छूने की कोशिश करेंगे, अलग से एक बात को समझो करने की कोशिश करेंगे कि संघ, जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संगठन से दूरी महंगी पड़ती है। ये शायद भारतीय जनता पार्टी के कर्णधारों को समझ में आ गया होगा। और दरअसल जब मसीहा का ये वोटर, वही मसीहा जिसकी खूंटी पर अपनी चिंताओं को टांग कर बेफिक्र हो जाने की आदत इस देश के एक बड़े वर्ग को है, वो वोटर बेफिक्र और बेफरवाह होकर लॉन्ग वीकेंड मनाने चला गया, तो विपक्ष ने उसकी उसी खूंटी से, उस खूंटी से जहां उसने समस्याएं टांगी थी, उन चिंताओं, उन मुद्दों, उन समस्याओं को निकाल लिया और हवा में उछाल दिया। बेरोजगारी का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, संविधान को बदल दिए जाने का मुद्दा, और इन सारे मुद्दों को हवा में उछाल देने का असर आप सब दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मालिक को सोया हुआ पाकर किसी ने गाय खोल दी, नाव ने अचानक किनारा छोड़ दिया, उसका जो खूंटा बंधा था नदी के किनारे वो खोल दिया गया, नाव चलाने वाले को पता नहीं चला और उस बहाव से फिर उस नाव को बचा कर लाना मुश्किल होता चला गया। संविधान के बदल जाने का भय काम कर गया। जाति की इमारत में लगा हिंदुत्व का गारा बह गया। जी हाँ, आपको बात समझ में आ रही होगी। अलग अलग ईंटें जो जुड़ी हुई थी जातियों की और जिनमें हमेशा से हजारों वर्षों से विभेद रहा है और उसको लेकर लंबी बहस होती है,
उसको हिंदुत्व के गारे से, सीमेंट से, जो गारा नहीं समझते हैं, लीपने की, भरने की, जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बह गया। बेपरवाह मानस या तो वीकेंड मनाता रह गया या फिर जाति, नौकरी या उम्मीदवार से नाराजगी को वोट का नाम दे गया। यह भी सच है कि इसी मानस की चुनावी स्मृति गजनी वाली है। जी हाँ, गजनी फिल्म याद होगी आपको, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। इसीलिए कई बार तात्कालिक ऐसे निर्णय किए जाते हैं जो चुनाव जिता दें, लेकिन फिर वही बात है, कोई एक फॉर्मूला तयशुदा रूप में कभी भी जीत की गारंटी इस देश में नहीं बन पाता है। कुल मिलाकर इन चुनाव परिणामों की सच्ची तस्वीर देखें तो भाजपा हारी नहीं है। ऐसा नहीं कि भाजपा हार गई, आप कभी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सारे जो दल एक साथ आए थे, बड़ी मुश्किल से, टूटते हुए भी, अलग होते हुए भी, पंजाब में गठबंधन नहीं करेंगे, बंगाल में गठबंधन नहीं करेंगे, बंगाल में गठबंधन नहीं करके भी हम साथ में रहेंगे, बड़ा अजीब तरह का मेल था ये। उसके बावजूद भी जितनी सीटें इन सारे छोटे दलों को मिलाकर मिली है, उतनी अकेली भाजपा को मिली है। ये बड़ा सच है। इसीलिए भाजपा हारी नहीं है, लेकिन जीती भी नहीं है। वो क्यों? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भाजपा हारी नहीं है लेकिन जीती भी नहीं है? वो इसलिए कि अपने दम पर 272 भाजपा नहीं ला पाई है, जो दोनों बार संभव हुआ, 2014 में और 2019 में। 2014 से ज़्यादा बड़ी जीत 2019 में हुई। 303 के आंकड़े पर भाजपा थी, जो 240 पर अगर सिमट जाती है तो फिर उस पर सवाल उठते हैं। 400 पार आने के दावे से भी वो बहुत दूर रह गई, इसलिए भी सवाल उठते हैं। दरअसल मसला ये है कि लगातार मेरिट में आने वाला छात्र अगर द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे। जी हाँ, बात को समझिए। पिछले कई चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए गहरे आत्मबंधन का संदेश लेकर आए। लगातार आते रहे कि अध्यक्ष को बदलना चाहिए, संगठन को बदलना चाहिए, संगठन को मजबूती से खड़ा करना चाहिए। हार पर हार, स्थानीय चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा चुनाव तक हारती जा रही थी कांग्रेस। आत्मबंधन का संदेश था, लेकिन 2024 के आम चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उसी गहरे आत्मविश्लेषण का आदेश लेकर आए हैं। कहाँ और किस स्तर पर चूक हुई, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा। 6 महीने पहले जो पूरे चुनाव एक तरफा दिखाई दे रहे थे, 2047 की तैयारी हो रही थी, 25 साल का विजन डॉक्यूमेंट बन रहा था, आत्मविश्वास से लबरेज थी भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष का कुनबा बिखरा हुआ था, इंडिया बनते हुए नहीं दिख रहा था, कभी बन रहा था, कभी बिखर रहा था, कभी टूट रहा था। ऐसे सब के बाद 6 महीने पहले की वो तस्वीर अचानक बदल गई और वो पूरा चुनाव कांटे की टक्कर में कैसे बदल गया। विपक्ष ने भाजपा के ही हथियार को अपना लिया और खटाखट करके उसको घेर दिया। ये प्रश्न चुभेंगे, लेकिन इन पर विचार आवश्यक है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा की गई सोशल इंजीनियरिंग को श्रेय देना होगा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने अपनी यादव छवि को बदलकर PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर काम किया, वो कमाल कर गया। कांग्रेस के साथ को उन्होंने भरपूर निभाया और 10 वर्ष से कई अलग अलग वर्ग थे। मुस्लिम वर्ग तो अपने आप में था ही, लेकिन इसके अलावा कई वर्ग थे, जातियां थी जो सरकार से नाराज थी अंदर खाने। ऊपर से कुछ भी भव्य स्वरूप नजर आए, विधानसभा की भव्य जीत योगी आदित्यनाथ की नजर आए, लेकिन बड़ा कुनबा, बड़ी जातियां किसी न किसी कारण से स्थानीय मुद्दों से नाराज थी। उस नाराजगी को अच्छे से भुनाया गया। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी ने भाजपा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पिछली बार जितनी 18 सीटें भी भाजपा को नहीं आई, बात 25 से 30 सीटों की हो रही थी, लेकिन ममता बनर्जी सुकून से रह सकती हैं कि इस बार भी उसने अपने किले को भेजने नहीं दिया, बल्कि पिछली बार लोकसभा चुनावों से भी बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं राजस्थान के चुनाव भी बहुत चौंकाने वाले रहे, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा में जबरदस्त जीत मिली। अशोक गहलोत का जादू नहीं चला। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, सही मुद्दे अपनाए, ब्रांड मोदी काम कर गया। लेकिन इस बार राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगा और पायलट अपनी सीटें ले उड़े। हाँ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ने जरूर भाजपा को सुकून दिया है, जख्मों पर मरहम लगाया है। उड़ीसा की विधानसभा में जबरदस्त जीत भाजपा को मिली है। वहीं टीडीपी के साथ आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में अच्छी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। केरल की सीट की बात करें तो दक्षिण का द्वार कुछ तो खुला है, लेकिन तमिलनाडु में जो किला भेदने की कोशिशें थी वो उतनी मजबूत नहीं हुई। लेकिन आंध्र के और केरल के परिणाम सुकून देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में जो हृदय प्रदेश है इस देश का, उसने तो पूरे के पूरे 29 कमल खिलाकर मोदी जी के गले में, एनडीए के गले में डाल दिए हैं। और छिंदवाड़ा की एकमात्र सीट जहां पर कांग्रेस का हाथ का पंजा लहराता हुआ दिखाई देता था, वो भी अब नहीं बचा और वहां कमल खिल चुका है। सवाल लेकिन यह है कि जिस ब्रांड मोदी ने विधानसभा चुनाव में कमाल कर दिया था, वही ब्रांड मोदी लोकसभा में वैसा करिश्मा
क्यों नहीं दोहरा पाया? अचानक से मोदी के बजाय उम्मीदवार कैसे अधिक महत्वपूर्ण हो गए? बात तो यही हो रही थी कि किसी को भी खड़ा कर दीजिए भाजपा से, जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा के लिए यही गहरे चिंतन का विषय है। इंडिया शाइनिंग के बाद ये दूसरा और करारा झटका है जो भाजपा को लगा है, लेकिन इस बार भाजपा की कश्ती एनडीए के सहारे जैसे तैसे अपने किनारा तलाश रही है। उम्मीद है कि वो किनारे पर पहुंच जाएगी, हालांकि उसमें किंतु परंतु अभी लगे हुए हैं। लग रहा है कि एनडीए के सहारे भाजपा किनारा ढूंढ लेगी। इंडिया शाइनिंग के बाद तो वो सिरे से खारिज कर दिए गए थे और पीएम इन वेटिंग रह ही गए थे। इस चुनाव में भाजपा ने दरअसल एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर खोया है। ये बात को समझो में संक्षिप्त में बताई गई थी, खबरों के खिलाड़ी के कुछ शोज में मैंने बात रखी है, लेकिन ये लगता है कि एक बहुत सुनहरा अवसर था। देश को एक अलग तरह की राजनीति और एक अलग तरह का लोकतंत्र देने का अवसर था। जैसे पद्म पुरस्कारों में समूची अवधारणा को भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया। बायोडेटा लेकर घूमने वालों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की बजाय गुदड़ी के लालों को और छुपी हुई प्रतिभाओं को भारतीय जनता पार्टी ने पद्म पुरस्कारों से नवाजा और उसको देश के बड़े वर्ग ने सराहा। उसने पूरे पद्म पुरस्कारों की जो लोगों के मन में छवि थी कि ये पॉलिटिकल पुरस्कार है, राजनीतिक पुरस्कार हैं, लोगों को खुश करने के लिए दिए जाते हैं, उनकी अवधारणा बदल दी। ये लोगों को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं, ये प्रतिभाओं को ढूंढकर उनके काम को आगे लाने के लिए दिए जाते हैं। ठीक वैसा ही सुनहरा अवसर भारतीय जनता पार्टी के पास इन चुनावों में था। वो दरअसल ये कर सकते थे कि जो लोग राजनीति को खराब मानते हैं, राजनीति को दलदल मानते हैं, राजनीति को कीचड़ में घुसना मानते हैं, समाज के लिए काम करना जानते हैं, देश के लिए काम करना जानते हैं और करना चाहते हैं, पर राजनीति से इसलिए दूर रहते हैं कि अच्छे लोगों की जमानत जब्त हो जाया करती है और गुंडे जेल से चुनाव जीत जाते हैं। राजनीति की उस छवि को तोड़ने का एक बड़ा अवसर भारतीय जनता पार्टी के पास था। अगर ब्रांड मोदी इतना ही मजबूत था तो जाति और क्षेत्रीय स्थानीय संतुलन को देखने की बजाय अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम करने वाले और नाम रखने वाले उम्मीदवारों को टिकट देती और फिर ब्रांड मोदी को आगे करती तो शायद तस्वीर दूसरी हो सकती थी। शायद तस्वीर दूसरी होने की बात करना और ज़मीन पर चुनावी समीकरणों को अंजाम देना, इसमें अंतर होता है। इसको समझते हुए भी इस बात को समझाना ज़रूरी था। इस चुनाव में दरअसल हर किसी को कुछ न कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चुनाव में कांग्रेस को अपने लिए ऑक्सीजन मिल गई है, समाजवादी पार्टी को ताकत मिल गई है, तृणमूल के लिए ये संतुष्टि है, चंद्राबाबू नायडू के लिए तो दोहरी खुशी है, नीतीश कुमार के लिए उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक है। इसीलिए इस चुनाव में ये माना जा रहा है कि सबको कुछ न कुछ तो मिला है। दरअसल इन सब राजनीतिक दलों के कुल हासिल से देश का लोकतंत्र अधिक मजबूत होगा। इसी उम्मीद के साथ हम इस बात को इसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते रहेंगे। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।